जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो मैथ्स में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2 है, यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने करवा दिया था, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। हमने रीजनिंग का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड कर दिया है। आप लोग उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग वीक में 2 टेस्ट पेपर अपलोड करते रहेंगे। एक मैथ्स का होगा, दूसरा रीजनिंग का होगा, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ, आप आशा करता हूँ कि आप लोग लाभान्वित होंगे, है ना, और आप लोग को अपने एग्जाम्स की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। इसमें जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन देंगे तो आप वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी मैं लाइव ले लूँ, या फिर मैं लाइव स्ट्रीम पे ना करके प्रीमियर लाइव पे भी डाल सकता हूँ, ठीक है, या डायरेक्ट अपलोडेड भी रहेगा। तो उस तरह से आप लोग यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करें और अपनी एग्जाम्स की तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 3835 यानी 3835 गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3835 में जोड़े जाने पर एक पूर्ण वर्ग देता है। यानी 3835 में हम कौन सी छोटी संख्या को जोड़ें ताकि वो पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाए। और ऑप्शन क्या है भाई आपका, तो 7 है, 5 है, 9 है और 8 है। यहाँ पर आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन के हेल्प से। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि इस कंडीशन में यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है, जनरली 10, 20, 30, 40, 50, 60 उसी का हेल्प लेंगे। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है। ये 3600 से थोड़ा सा अधिक है। इसका मतलब है कि ये 60 का स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में होगा। अब 70 का स्क्वायर तो 4900 होता है, तो यहाँ पर ये 60 के स्क्वायर के ज़्यादा क्लोज है। तो आप 61 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 62 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो आप निकाल सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसका डिवीजन मेथड से आपको इसका सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा या भाग देने के लिए बोलेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। लेकिन यहाँ पर जोड़ने या घटाने के लिए बोलेगा तो आप डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर आप निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे 3835 यहाँ पर है, ठीक है। तो जब हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं देखिए, सीखिए। बहुतों लोगों को नहीं आता है, दिक्कत होती है उनको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, राइट साइड से यहाँ पर 2-2 का डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। अब ये चूंकि 4 संख्याएं हैं तो राइट साइड से 2-2 का ग्रुप बनाओगे तो ये कंप्लीट हो गया। कभी मान लिया टोटल 5 डिजिट होंगे तो राइट से 2-2 का शुरू करेंगे, एक आपका लेफ्ट साइड में एक सिंगल बच जाएगा, ठीक है। अब 38 है तो यहाँ पर किसका टेबल पढ़ेंगे, यानी किस नंबर का स्क्वायर करें ताकि 38 के क्लोज हो, तो ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 को 6 टाइम पढ़ेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 6 लिखना है, ठीक है जी। अब इनको ऐड करनी है। अब 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 36 आ गया, ठीक है। अगर मैं 7 लेता तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 7 का स्क्वायर 49 रखना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 5 लेते तो 5 5 टाइम्स पढ़ते 25 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर इसके क्लोज लेना है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको घटानी है, कितना आएगा भाई, 2 आएगा। इधर 6 जोड़ी है, कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये क्या है, 2 डिजिट उतरता है, 2 के बगल में आप 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि 3 और 5 दोनों उतार के 35 उतारेंगे, हमेशा डबल डबल लेते हैं, ठीक है। अब 1 to 12 जो है इसके बगल में कौन सा नंबर रखें ताकि 235 से क्लोज हो, ठीक है। तो अगर आप 1 रखोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ पर जो नंबर आप रखेंगे ना तो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 2 रखते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे नंबर में, ठीक है। तो इस तरह से जो नंबर आएंगे वो 244 आएंगे। हमें क्या चाहिए, 235। तो वैसे तो आपको देखने में लग रहा है कि 121 है, 121 लेना चाहिए क्योंकि इससे अधिक हो रहा है 244, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप अधिक वाला ही लें, ठीक है। इधर भी रखें और इधर भी ऐसे 2 रखें। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर अब ये 244 आ रहा है,
तो इसका माइनस आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -9 आएगा। तो इसका ये लॉजिक बना कि 3835 में अगर हम लोग यहाँ पर 9 को ऐड कर दें, जोड़ दें, चूंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला है ना, तो अगर जोड़ेंगे तो मेरा बनेगा 3844, जो कि 62 का स्क्वायर होगा, यानी पूर्ण रूप से ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ 62 है, इसी का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर, तो हमें 244 चाहिए, जबकि 235 ही है, तो 9 और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 9 जोड़ेंगे 235 में, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता 62 का। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 9। अगर आपको 62 का स्क्वायर याद है उसके आसपास में, तो उस केस में आप 62 का स्क्वायर याद है 3844 होता है, तो आप देख लीजिए 3835 है, 44 हमें बनाना है, तो और कितना इसमें जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ देंगे, तो 9 आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही आप बिना पेन पेपर यूज किए डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर याद है तो। नहीं याद है तो फिर इस तरह से डिवीजन मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना है इसमें मेन, तो इसमें मेन क्वोशंट आप लीजिए इस हिसाब से, इसमें जो भी बचा हुआ है ना उसका एक पार्ट आगे का ले लीजिए, मतलब कि 121 ना लेकर के हम यहाँ 2 से गुना करेंगे 12 में, तो यहाँ पर 244 आएगा, इससे जस्ट आगे है, तो इससे हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा। और ये जो 62 आया है, ठीक है, इसका डबल करेंगे तो इधर 124 होना चाहिए। ठीक है ना डबल, ये इस तरह से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका मैथ्स जो है ये वाली डिवीजन मेथड से इसको वर्गफुल जो है, वर्गमूल, वो सही से बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े हम लोग आगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू 2500 गिव अ परफेक्ट क्यूब। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2500 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बनता है। आप वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने तरफ से बनाइए, कोशिश कीजिए, तब तक मैं सॉल्यूशन बता दूं। तो देखिए, जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनानी है। ठीक है, अब चूंकि ये परफेक्ट क्यूब बनाना है तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो 2500 को आप अपने हिसाब से पहले ब्रेक कैसे करेंगे, तो 25 गुने 100, ठीक है ना। अब आपको फिर आगे बढ़िए, क्या करेंगे, तो 5 × 5 25 के लिए हो गया, और 100 को भी क्या कर सकते हैं, 25 गुने 4 होता है ना, तो 5 गुने 5 और फिर 2 गुने 2। इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि क्यूब है इसलिए हमें 3-3 का ग्रुप बनानी है। ठीक है, ये 3-3 ग्रुप बन गया। अब इसके बाद मेरे पास ये बचा, इसका मतलब है कि मेरे को अब एक्स्ट्रा क्या चाहिए, तो 2 5 और चाहिए, क्योंकि सिंगल 5 है, तो 2 5 और चाहिए, और एक सिंगल 2 चाहिए, क्योंकि 2 का 2 ग्रुप बना हुआ है, एक और 2 चाहिए, चूंकि पूर्ण रूप से घन बनानी है, तो इसलिए मेरे को ये ग्रुप अगर आ जाएगा तो फिर जो है यहाँ पर सिंगल 5 है तो 2 5 उसके साथ और हो जाएंगे, और यहाँ 2 और 2 है तो एक सिंगल 2 और चाहिए ताकि ये बन जाए। तो यानी मेरा आंसर यही बनेगा। ये मेरा कितना आया, 50, यानी 2500 में 50 से हम गुना कर दें तो हमारा ये नंबर जो भी है 2500 उसमें आपका पूर्ण रूप से ये घन बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ये 2500 को 50 से गुना करोगे तो क्या बनेगा, 25 को 5 से गुना करें 125, और 000 हो गया, 125 5 का क्यूब हो गया, मतलब इस तरह से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद 50 का क्यूब हो जाएगा। ओके, अगर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड के जगह पर भाग करने के लिए कहा होता, डिवाइड करने के लिए कहा होता, ठीक है, गुना नहीं करेंगे बल्कि भाग करने के लिए बोला जाता, तो जो आपका यहाँ पर ग्रुप बचा हुआ है, जैसे ये 3-3 का ग्रुप बचा हुआ है ना, 3 का ग्रुप ये बन गया, 5 5 5 बचा यही ना मेरे पास, तो फिर उस केस में बस इसी का जो मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा वही आंसर आता। यानी अगर बोलता डिवाइड करने के लिए तो आप यहाँ पर 20 से डिवाइड करते, 20 से आप डिवाइड करेंगे 2500 को तो आएगा वैल्यू कितना, 125। 125 क्या है, 5 का क्यूब है, तो डिवाइड करने पर, तो डिवाइड के केस में यहाँ पर आंसर अलग आएगा, मल्टीप्लाई के केस में आंसर अलग आएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से वर्ग बनाने के केस में जब पूछा जाता है तो मल्टीप्लाइड करना हो चाहे डिवाइड करना हो, दोनों कंडीशन में आंसर हमेशा सेम आता है, अलग अलग आंसर नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, रेशियो का ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधी सिंपल सी उपाय करना है। P की वैल्यू आप 3 पुट कर लो और Q की वैल्यू 4 पुट कर लो।
इस वाले इक्वेशन में, और फिर उसका अनुपात आप निकाल लो। सबसे सिंपल यही करना है, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना है। रेशियो को ब्रेक करने में 3x 4x लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है भाई, 4p है ना, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो 4 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 3, और फिर प्लस 5 इंटू क्यू का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। ये वैल्यू मेरा अलग बना, ठीक है। और इसका फिर रेशियो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू पी। देखिए ये सब मैं थोड़ा डिटेल से आपको लिख रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट मैनुअली भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 12 हो गए, और 5 के 20 हो गए, तो 12 और 20 को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट यही चीज कर सकते हैं, ये आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको 32 से स्टार्ट करनी है। फिर दूसरा रेशियो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 15 आ गया और ये 8 हो गया। 15 का 8 का अंतर कितना होगा 7, यानी हमारा आंसर बन गया 32/7, थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया ना, कुछ खास इसमें ज्यादा नहीं करना है। अब ये नहीं कि उसको लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। कोई भी आपको ऐसा नहीं कि पी के वैल्यू आप निकाल लो यहाँ पर क्यू के फॉर्मेट में, फिर पी को आप लिखो, फिर क्यू के फॉर्मेट में बना दो, फिर क्यू क्यू लास्ट में कैंसिल ही होगा। झूठ मूठ का कैलकुलेशन टफ होगा, और कुछ इसमें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो बोला है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। गेन परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, ये हमें जानना है, ठीक है। 20 वस्तुओं का सीपी का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और 25 वस्तुओं के एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सीपी एसपी क्या लिखा है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब 20 वस्तुओं को जितने दाम में हम खरीदते हैं, ठीक है, 25 वस्तुओं को उतने ही दाम पे बेच देते हैं, ठीक है। यानी उतने ही दाम पे हम 25 को बेचते हैं, ज्यादा बेचते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ पर आप ये मत देखिएगा कि सीपी यहाँ 20 है और इधर एसपी 25 है तो प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो में मैंने इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताया हुआ। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, जब भी प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हो परसेंटेज या परसेंटेज लॉस हो, ठीक है, इस केस में जो भी आएगा वैल्यू, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसका ये फॉर्मूला है क्यू सी पी माइनस क्यू एस पी। क्यू फॉर क्या हुआ, क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन नीचे एस पी लिखना है, ध्यान रखिएगा, सी पी गलती से नहीं लिखना है, और फिर ये 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये क्वांटिटी है ना ऊपर 20 आर्टिकल्स का सीपी, ये आर्टिकल्स सेल कर रहे हैं 20 आर्टिकल, मान लिया 20 किताब है, 20 पेन है, ये क्यू फॉर क्वांटिटी हो गया, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी का यूज करना है। तो क्यू सी पी माइनस क्यू एस पी अपॉन नीचे क्यू एस पी, मतलब जितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस में कर रहे हो। इस तरह से ये बनाने में आसानी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सीपी जो है वो यहाँ पर क्या होगा, 20 इधर हो जाएगा, माइनस इधर क्या लिखेंगे 25, और फिर नीचे क्या लिखाएगा 25, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप ये 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये जो सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, और अगर आपको यहाँ पर प्लस में वैल्यू आएगा तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 20 टाइम्स, यानी हम बोल सकते हैं -20%। ये क्या दिखा रहा है, ये लॉस दिखा रहा है, ठीक है जी। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप बिना पेन पेपर यूज किए भी आप कर सकते हैं। भाई करना क्या है, 20 और 25 का डिफरेंस लेना है, कितना आया 5, ठीक है, और फिर नीचे कितना लिखेंगे, तो नीचे आपका एस पी लिखना है, बस यहाँ 100 कर देना है, बस आंसर आपका बन गया, 20 आ गया। अब यही आपको सोचना है कि प्रॉफिट में आएगा कि ये लॉस में आएगा, तो ये लॉस होगा क्योंकि आर्टिकल सेलिंग प्राइस का ज़्यादा बिक रहा है और कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का जो आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कम सेल हो रहा है, बस हमेशा इस तरह से यहाँ पर लॉस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रहा,
मान लिया भूल गए, तो आप क्या करेंगे, दूसरा मेथड मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे अपने मेरे वीडियो में मैंने ये सब सिखाया हुआ है, मैंने 3-4 मेथड बताया है। तो एक मेथड और मैं बताता हूँ। आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 20 और 25 का, तो कितना हो जाएगा, ये 100 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल, ठीक है, ये 100 हुआ। तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो ये 5 आएगा। इसी तरह एसपी निकालेंगे ऑफ 1 आर्टिकल का, तो यहाँ पर कैसे आएगा भाई, तो 100 में ये 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये कितना वैल्यू आया, 4। ये जैसे 5 आया ना, 20 से डिवाइड करके आया 5, 100 में, तो यहाँ पर आपका 25 से डिवाइड करके 4 आया। अब एक आर्टिकल को खरीद रहे हैं 5 रुपए में, बेच रहे हैं 4 रुपए में, तो क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, 5 माइनस 4 यानी 1 रुपए का। तो ये अब लॉस परसेंट निकलेगा, है ना। तो ये लॉस परसेंट निकलेगा, लॉस अपॉन नीचे क्या लिखते हैं, सीपी। तो यहाँ पर सीपी का जो वैल्यू है वो आपने एक आर्टिकल का 5 लेना है, ठीक है, क्योंकि एक आर्टिकल का 5 रुपया है ना। अभी 100 से गुना कर दो, फिर इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, 20% लॉस आ गया आपका ये आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके बनाते हैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, इसमें सोचिए कि क्या इसका आंसर आएगा, क्या इसका बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है ये, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ साल्ट बाय 10%, द कंजम्पशन रिड्यूसेज बाय 5%, देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन सेल्स फ्रॉम इट। नमक की कीमत में 10% वृद्धि के कारण खपत में 5% तक कम हो जाती है, 5% गिर जाता है खपत। अब उसके बाद बोला है फिर इससे बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव का पता लगाएं। मतलब बिक्री क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। ऑप्शन में यहाँ माइनस प्लस कर दिया हुआ, देखिए 2 ऑप्शन माइनस वाले हैं, 2 ऑप्शन प्लस वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको ये बतानी है कि जो वृद्धि बिक्री में जो सेलिंग में जो इफेक्ट होगा, पहले से कम हो जाएगा तो माइनस होगा, अगर पहले से अधिक हो जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने भी अपने वीडियो में इसके ट्रिक बताए हुए हैं। आपको याद होगा, जो भी परसेंटेज चेंज होता है उस केस में, चाहे ये सेलिंग पे हो या कुछ और चीज पे हो, ये वाला काम आता है आपको। चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, ये काम आता है आपको। ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में अगर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पहले से बिक्री कम हो गई, और प्लस में आ गया तो पहले से बिक्री बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या बोला है, शुरू केस में नमक की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है तो प्लस 10 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद खपत में 5% कम हो गई है ना, रिड्यूस बाय 5%, तो माइनस 5 लिखाएगा। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इधर 10 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब काम है आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पर प्लस 10 माइनस 5 कितने हुए, प्लस 5 हो गए। इधर कितना आएगा, तो ये 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो इधर प्लस है माइनस है, यानी सॉल्व करने पर प्लस में ही आएगा ना, तो ये आ जाएगा 4.5%, मतलब 4.5% की पहले क्या होगी, बिक्री हो जाएगी। ठीक है, पहले से बिक्री बढ़ जाएगी, तो प्लस में वैल्यू आया, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हुआ। अगर यही लिख देते कि जो नमक की कीमत में 10% कमी हो गई, खपत 5% वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर -10 लिखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, और इधर +5 लिखना पड़ेगा, ये माइनस में ही लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आता -10 + 5 यानी -5 होगा, और इधर माइनस पॉइंट यानी -5.5 में वैल्यू आ जाएंगे, यानी उल्टा हो जाएगा। 10% कमी होने का 5% की वृद्धि हो गई खपत में, तब भी यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है वो माइनस ही इंडिकेट कर रहा है, यानी बिक्री में कमी ही आएगी। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर ये देखा जाता है, इस केस में बनाने का तरीका यही होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग।
यहाँ पर क्या बोला है, मोहन हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज 10% ऑफ विच आर रोटेन। मोहन के पास निश्चित संख्या में आम है और जिसमें से 10% सड़ गए, खराब हो गए। फिर वह एक दोस्त को शेष का 40% देता है। अभी बताओ 10 में खराब हो गया तो 90% बचा उसका। फिर उसके बाद जितना बचा 90% उसका वो 40% दे देता है, यानी फिर बचा कितना, 90 का 60%। ठीक है, अब उसके पास जो है कितने हैं भाई, शेष 27 हैं। तो शुरू में उसके पास कितने आम थे। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो x मान के भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं, बिना पेन पेपर यूज किए हुए कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि उसके पास जो है मैंगो जो थे वो नंबर ऑफ मैंगोज कितना मान लूं, तो x मान लेता हूं। ठीक है, तो x देखिए ये भी आसान, ऐसा नहीं सोचिएगा कि x आते ही टफ हो गया। अब देखिए 10% खराब हो गया तो बचा उसके पास कितना, 90%। तो 90/100 लिख लीजिए x का। फिर उसके बाद जितना ये बचा हुआ है, यानी ये 90% बचा हुआ है, इसका 40% अपने दोस्त को दे देता है, तो उसके पास रहा कितना, 60%। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मेरा फाइनल आ रहा है, ये 27 बचे हुए हैं उसके पास। ठीक है, बस इसी को सोल्व करना है, बस ये लिखने का एक तरीका है। आप 0 0 पहले कैंसिल कीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद x की वैल्यू कितना होगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं इस तरह से, ऊपर ऊपर 9 तिया 27, फिर 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 को 100 में काटा 50, तो x का वैल्यू 50 आ गया। ठीक है ना। अगर आप x मान के नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 100 मान लीजिए। अब ये बिना पेन पेपर का भी हो जाएगा। ठीक है, 100 आम उसके पास पहले से थे, 10% खराब हो गए तो बचे कितने, 90। फिर 90 का 40% दे दिया तो बचा कितना, 60%। तो सीधे 90 का 40 मत निकालो, 90 का 60% निकालो, तो 54 आ जाएगा। तो 100 में उसका 54 बचा है। यहाँ एक्चुअली कितना बचा है, तो यहाँ पर एक्चुअली बचा हुआ है 27। ठीक है, और उधर कितना हमने 100 के केस में 54, तो क्या ये 27 का डबल 54 है ना। तो एक्चुअल जो हमने 100 माना तो ये 54 आया है कितना, एक्चुअल में 27 है, तो इसका आधा है, 54 का हम हाफ करेंगे तो 27 होगा। तो उधर आपने 100 माना था, तो 100 का भी आप हाफ कर लीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर लीजिए, 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बन जाएगा बिना पेन पेपर यूज किए। ठीक है, 100 में 54 बचा तो यहाँ 27 बच रहा है, यानी 54 का आधा है, तो 100 का आधा 50 कर लो, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप इसको एवरेज का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन है भाई, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है ए से बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर 20 की स्पीड से, और फिर बी से ए यानी वापस आ रही है 30 की स्पीड से। तो उसका एवरेज रेट मतलब हो गया स्पीड रेट, औसत चाल दर। ठीक है, औसत दर लिखा मतलब ये हो गया उसकी औसत चाल बतानी है, पूरे यात्रा में कितना हुआ। तो कैसे निकलेगा आप सोचिए। तो देखिए कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए जिसको हम बोलते हैं औसत चाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी दो डिस्टेंस के लिए 2xy अपॉन x प्लस y, अगर एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है, ठीक है, या अलग अलग भी हो सकता है, तो ऐसे केस में अलग अलग करने का मतलब होगा कि डिस्टेंस सेम रहेगा। हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे कि पहला 10 किलोमीटर वो 20 की स्पीड से जा रहा है और अगला 10 किलोमीटर वो जो है 30 की स्पीड जा रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम हो गया ना। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो ये ट्रिक से बनाना चाहिए। ये हो गया एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, और एक्स और वाई यहाँ पर क्या हुआ, तो जो आपका जो वैल्यू दिया हुआ है 20 एक दिया हुआ है, ये एक्स हो गए, ये आपके वाई हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे इससे। ठीक है, 20 रखेंगे, इधर 30 रखेंगे, नीचे हमारा कितना हो जाएगा 20 प्लस 30। ठीक है, ये वैल्यू आप एक्स वाई मान करके बना लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये नीचे 20 और 30 कितने हो गए 50। अब आप 0 0 पहले कैंसिल कर लो भाई। ठीक है, फिर 5 से कौन सा कटेगा, ये 20 कट जाएगा 4 बार में, तो इस तरह से 4 दूनी 8 और ये 24 आ गए, 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये आंसर
बन गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, ये अगर याद होना चाहिए। अब ये याद नहीं रहा मान लिया तो क्या होगा, ठीक है। या अगर एक जैसे ए से बी गया 20 के, फिर बी से ए आया 30 का, फिर दे दे ए से बी दोबारा गया तो फिर वो 40 की स्पीड से दे दे, यानी तीन तीन स्पीड रहे तो इसी फॉर्मूले में 3 लगा देंगे, 3xyz मान लेंगे। ठीक है, नीचे हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx, वो फॉर 3 डिस्टेंस के लिए है। और ये क्या हुआ, फॉर 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है ना, ओके, समझ गए। अब अगर मैं थोड़ा प्रोसेस भी बता दूं, हालांकि इसमें तो उतने बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर सीख लो। इसमें एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे ये बंदा ये ए है और ये बी है, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये यहाँ से गया डी डिस्टेंस मान लिया, फिर वापस आया इसी डी डिस्टेंस में, तो गया ये 20 की स्पीड से, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लौटा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ऐसे में जो एवरेज आता है वो एवीजी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वहां पर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी तय की गई कुल दूरी, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, जो टोटल टाइम लगा उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डी जाना फिर डी वापस आना, डी प्लस डी, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, टाइम लगेगा, एक बार जाने में t1 टाइम, आने में t2 टाइम। तो आप जानते हो कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपका t1 और t2 जो होगा ना, तो उस केस में पहला डिस्टेंस वो जाएगा 20 की स्पीड से, और दूसरा डिस्टेंस जो होगा वो 30 की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर एक d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा ना। अब यहाँ पर भी अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो मेरा इधर कितना बचेगा, 20 गुणे 30, मैं एलसीएम अभी नहीं ले रहा हूँ, ये दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 20 प्लस 30। ठीक है, ये डी कैंसिल हो गए। अब ये 20 गुणे 30 ऊपर चला जाएगा, जो ये इंडिकेट करेगा, और 20 प्लस 30 जो है यहाँ पर, मतलब इसी से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसी के तरीके से अगर आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, आगे बढ़े। अब यहाँ बोल रहा है, रनिंग 4/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन इम्प्रूव्स हिज टाइमिंग बाय 10 मिनट्स। वो अपनी स्पीड का 4/3 कर दिया। अब 4/3 क्या मतलब, स्पीड क्या किया उसने, पहले से बढ़ा दिया ना। मान लेते हैं पहले उसका 30 का स्पीड था, अब 30 का 4/3 करोगे, सॉल्व करोगे तो 40 का स्पीड हो जाएगा। तो पहले से स्पीड इसने बढ़ा दिया, तो अब पर्सन इम्प्रूव्स मतलब, इम्प्रूव किया मतलब सुधार किया, मतलब कि जितना भी टाइम लगता था, मान लेते हैं उसको टाइम लगता था 40 मिनट, तो 10 मिनट सुधार लिया, मतलब 30 मिनट में ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो यानी जल्दी पहुंच जाता है। तो ये हुआ, स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये 4/3 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट है, स्पीड को इसने बढ़ाया है, और क्या किया इसने भाई, 10 मिनट इसका टाइम कम लगा है। ठीक है जी। तो आपको बोलेगा कि वो डिस्टेंस कवर करने में उसका एक्चुअल टाइम कितना था, यूजुअल टाइम मतलब अक्सर उसको कितना लगता था, अगर वो नॉर्मल स्पीड से, पहले वाले स्पीड से चले ना बढ़ाए, तब उसको कितना समय लगता था। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, अब 4/3 है ना, तो आप 4 लिखो, फिर नीचे लिख दो 4-3, जो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना उसका ये डिफरेंट यहाँ आएगा, और फिर ये 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो नीचे कितना आएगा भाई, 4/1 इंटू 10, आंसर हमारा बन जाएगा 40 मिनट्स। यानी बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है भाई, तो जो भी फ्रैक्शन, अक्सर ऐसे वाले क्वेश्चन में अक्सर फ्रैक्शन देता है, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन देता है तो 4/3 करके लिखा रहेगा। अगर मान लिया जाए 3/4 लिखा होता, सपोज डैट, इसका मतलब उसने एक्चुअल स्पीड से कम करा, तो यहाँ 10 मिनट हो सकता है वो एक्स्ट्रा लिख दें। ठीक है, ज़्यादा लेट हो गया, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तब भी आप इसी तरह कीजिएगा, जब आपका 3/4 है ना, तो ऊपर आप 3 लिखिएगा। ठीक है, 3 लिखेंगे, और उस केस में यहाँ पर नीचे 4 - 3 लिखाएगा, फिर इंटू 10 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 मिनट्स।
ठीक है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे बनानी है आपको। यूजुअल स्पीड उसका 30 मिनट्स आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नीचे आप जो लिखेंगे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस रहेगा और ऊपर जो न्यूमरेटर रहेगा वही लिखाना है। ठीक है, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, जो भी टाइम आपका दिया रहेगा, और मिनट में रहेगा, आवर्स में रहेगा, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ूँ। चलिए, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में आपको यहाँ पर क्या बतानी है कि ABC जो है वो एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, मतलब एक बिजनेस करते हैं, और ए जो है 4 महीने के लिए 3,20,000 लगाता है, बी जो है 5,10,000 लगाता है 3 महीने के लिए, और सी जो है 2,70,000 रुपये लगाता है कितने समय के लिए? 5 महीने के लिए। ठीक है, अब इस तरह से वो प्रॉफिट कितना कमाता है? 1,24,800 रुपया। तो उसमें ए को कितना मिलेगा ये पूछा है आपसे। हो सकता है पूछ दे बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, उस केस में पूछ सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का अभी मैंने जो है वो वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। एक आध दो क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट लॉस में हो सकता है करा दिया हो, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है उस हिसाब से, रेशियो में भी बनता ही है ज़्यादातर क्वेश्चन, तो इसलिए हमने अभी नहीं किया है, लेकिन मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए, तब तक मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आप अनुपात में लेकर के बनाएंगे। 3 बंदे हैं, ए बी और सी, इनका अनुपात कैसे आप निकलेगा? तो जो इनका 3,20,000 रुपया है ए का, वो कितना समय के लिए लगाया? तो 4 महीने के लिए। अगर मैं बोलूं कि उसको 1 महीना के लिए लगाना है सेम, तो इसको 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1 महीना के लिए। ठीक है, फिर तो बात बराबर ही होगी ना। 4 महीने का ना लगा के 1 ही महीने में लगाना हो तो सीधे इसका 4 गुना कर देंगे। इसी तरह बी जो है 5,10,000 लगाता है। ठीक है ना, 3 महीने के लिए। तो अगर 1 महीना के लिए बोले लगाने को, ये क्या हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, मतलब इसका ट्रिपल लगाना पड़ेगा 1 महीना के लिए अगर रहना चाहता है, तो प्रॉफिट वही उठाना चाहता है तब उस केस में। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर देखो, 1 मिनट हट जाओ, ये मैंने प्लस लिखा है ना, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस भी लिख सकते थे, उसके लिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर ये हमारा अनुपात में चूंकि बना रहे हैं ना, तो प्लस में कब बनाते हैं? जब हम लोग इसको रेशियो ब्रेक करेंगे ना, एक्स मान लेंगे तब उस केस में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो सोल्व कर रहे हैं किससे? अनुपात के हिसाब से। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर अब सी का क्या होगा? ए का हो गया, बी का हो गया, और सी का कितना हो जाएगा? तो 2,70,000 गुने जो है फिर 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो आप, 4 देखो जीरो यहाँ पर सबका कैंसिल हो रहा है, 4 जीरो आप कैंसिल कर देंगे, इधर बचेगा 32 गुने 4। ठीक है, तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 51 गुने 3 है, तो इधर हो जाएगा 153, और फिर हो गया आपका 27 गुने 5 है, तो 7×5 = 35, फिर इसके बाद 5 10 13 135। ठीक है, ये रेशियो बना। अब क्वेश्चन पूछा क्या है भाई? ए का हिस्सा पूछा प्रॉफिट में, तो ए का आप निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? पहले तो इनका टोटल आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ए का 128 पार्ट है ना, तो 128 है। फिर इसके बाद अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा? 8 3 11 5 16, या फिर हो गया 12 15 27 और 40 और 1 41, ये हो गए 416। ठीक है जी। और इधर प्रॉफिट कितना है? ये हो गया आपका 1,24,800। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हो गया। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। तो ये कितना लगता है, कितना बार में ये डायरेक्ट कट रहा है? देखो, ये 416 से डायरेक्ट कट जाएगा 3 बार में। ये 3 मतलब 1248 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, फिर इसके बाद डबल जीरो यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, अब 128 को 3 से गुना कीजिए और साथ में डबल जीरो बैठा दीजिए। तो ऐसे केस में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 38,400 रुपया। ये ए को मिला हिस्सा। अगर बी को पूछा होता तो 128 की जगह 153 लिखते, है ना, फिर 416 तो नीचे होता ही। अब 416 को 1,24,800 में डिवाइड करेंगे, 300 ही आएगा, तो 300 को हम 153 में गुना करेंगे, और फिर इसे 300 को 135 में गुना करेंगे, तो सी का हिस्सा आ जाएगा।
हमें यहाँ पर ए का हिस्सा पूछा है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको। तो ये रेशियो से इस तरह से पार्टनरशिप को बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्सचर का। क्वेश्चन पूछा है किस अनुपात में एक किराने के व्यापारी को 1160 रुपए किलो और 1440 रुपए किलो की 2 कॉफी मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण को 1364 रुपए प्रति किलोग्राम बेचें तो 10% का प्रॉफिट हो सके। ध्यान रखिएगा, इसमें जो होते हैं मिक्सचर वाले क्वेश्चन में, जो हम क्रॉसिंग मेथड से बनाते हैं, ठीक है ना, एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, उसमें कॉस्ट प्राइस को ही लिया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा 1160 है, 1440, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये 1 रुपये किलो यानी प्रति किलो है। ठीक है ना, ये ऐसे हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये आपका 1 किलोग्राम का दाम है। यहाँ पर ये लिखा है ना इंग्लिश में, देखिए ये पर केजी वही हुआ 1 केजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 किलोग्राम का दाम है, इसका भी 1 किलोग्राम दाम है। फिर उसके बाद ये प्रति किलोग्राम जो लिखा है यहाँ 1364 रुपया, ये एसपी है, नॉट सीपी, क्योंकि ये सेल किया है ना, यहाँ पर बेचा गया है, सेलिंग है यहाँ पर। तो इसलिए आपको पहले इसका जो बेचा गया है 10% प्रॉफिट के हिसाब से, उसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब बनाना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लेते हैं जो भी आपका सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस सीपी का पर ही प्रॉफिट आते हैं। तो 10% प्रॉफिट उठाया तो यानी 110% उठाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो 1364 के बराबर। देखिए हमने डायरेक्ट कर लिया। कोई मान लिया कभी कभी प्रॉफिट और का फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट बना लीजिए। जितने भी आपको तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस सीपी लिख दिया। 10% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 110/100। अगर 10% लॉस होता तो 90/100 लिखते। ठीक है जी। अब इसके बाद 1364 है, अब ये कैंसिल करो, 0 से ये कैंसिल हुआ, 11 से ये डायरेक्ट कटना चाहिए। 1 टाइम कटा, फिर कटा 2 टाइम्स, है ना, फिर 2 बचे तो 2 बार, फिर इसके बाद 4 टाइम्स। तो कितने आ गए, 1240 आ जाएगा, क्योंकि इधर 10 भी है, 10 से तो गुना होकर जाएगा। तो 1240 ये है हमारा जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्रॉस मेथड से आप बनाएंगे तो एक तरफ लिखिए 1160, दूसरी तरफ लिखिए 1440। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आप बीच में लिखिएगा 1240। ठीक है, ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1364 ही बीच में रख देंगे। वो आपको लगेगा कि 1160 और 1440 के बीच का वैल्यू 1364 है, तो वही लेके क्रॉस नहीं करेंगे, वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में आपको करना पड़ेगा। अब 1440 और 1240 का अंतर कितना आया, तो 200 यहाँ लिखना है, और 1160 और 1240 का अंतर कितना आएगा, तो आई थिंक इट शुड बी 80। ठीक है, 80 का यहाँ वैल्यू आया। ठीक है, अंतर, डिफरेंस। अब इसके बाद इसी को रेशियो में लेनी है। आपसे ये पूछा है ना कि किस अनुपात में मिलाती है, यही हमारा अनुपात है। अब यहाँ पर इसको सॉर्ट करो, 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी आंसर हमारा कितना आया, 5:2। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये इस तरह से बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप 1364 रख लिए बीच में और डिफरेंस निकाला, नहीं मैच किया, नन ऑफ दीज आंसर ले लिए, इनमें से कोई नहीं यही आंसर होगा। अब आप पता चला कि वहाँ गलत हो गया आंसर। तो बनाते समय केयरफुल रखिएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस है। जब क्रॉस करते हैं एलिगेशन मेथड से बनाते हैं तो उसके इसमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। अब किसी दूसरे मेथड से बनाओगे तब भी आपको ये कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा, सेलिंग प्राइस 1364 नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब ये आपका क्या है भाई, देखिए इसमें भी ये मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एक सिस्टर्न है, उसमें 60 लीटर दूध पहले से रखा हुआ है, 10 लीटर दूध निकाल लिए तो बचा कितना, 50 लीटर दूध उसमें बच गया, और उसके बदले फिर 10 लीटर दूध निकाले उसके बदले हम 10 लीटर पानी डाल दिए। ठीक है, तो अब मिक्सचर जो कंटेनर है, ये जो सिस्टर्न है, उसमें कितने बचे, 50 लीटर दूध बचा, 10 लीटर पानी आ गया, तो यानी 5:1 बोलेंगे रेशियो। अगला बार फिर वो रिपीट किया गया एक बार प्रोसेस, यानी फिर से 10 लीटर निकालेंगे, तो जो 10 लीटर अगला बार निकालेंगे वो 10 लीटर केवल दूध ही नहीं निकलेगा, साथ में पानी की भी तो मात्रा आएगी, क्योंकि पानी मिला दिया गया है ना उसमें, तो वो भी साथ में बाहर आएगी। तो भाई कितना आएगी, तो जो रेशियो बचा हुआ है उसकी रेशियो से बाहर आएगी।
ठीक, उसके बाद आपसे पूछा है कि फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। अब हमने 10 लीटर जो दूसरी बार निकाल दिया, तो जो ऑफिस के बदले पानी भी डाला, ठीक है, 10 लीटर, तो अब उस कंटेनर में कितने अनुपात में दूध और पानी बच गए, ये आपसे पूछा गया है। इसको आप बेसिक मेथड से बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ट्रिक जो बताया था उस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। ठीक है भाई, और ट्रिक क्या है हमारा पर यहाँ पर, तो ट्रिक्स ये है कि इसमें जो हमारा ट्रिक बनेगा उस केस में क्या निकलेगा। तो इसमें देखिए ट्रिक क्या है हमारा, तो इसमें होगा रिमेनिंग मिल्क x1 माइनस y अपॉन x, और ये पावर n हो गया। अब इसमें x क्या है भाई, तो जो मैं वैल्यू लिखूंगा उसके आधार पर आप समझ जाएंगे। x का वैल्यू हो गया 60, ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये x है हमारा, और जो ये निकाला गया है ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस फिर 10 लिखेंगे, फिर इधर आपका 60 ही लिखाएगा x का वैल्यू, और n क्या हुआ 2 होगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है रिपीट किया गया है ना, तो एक बार करने के बाद दोबारा किया गया, इसलिए ये 2 बार प्रोसेस हुआ, तो इसलिए n की वैल्यू 2 रखेंगे। अगर 3 बार प्रोसेस होगा तो n की वैल्यू 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 लिखाएगा। ओके, अब ये 0 0 कैंसिल कीजिए, तो ऐसे कंडीशन में अब जो अगला वैल्यू होगा 60 इधर हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5/6। ये 5 को जब ब्रेक करेंगे पावर 2 को, ये 5 × 5 इधर 6 × 6 होगा। तो एक बार तो ये कैंसिल हो गया इधर, तो इधर आपका 5 से 2 से कटेंगे, फिर 2 से ये कटेगा, यानी कितना आ रहा है 125/3 आ रहा है। ये क्या है हमारा रिमेनिंग मिल्क है, यानी उसमें कंटेनर में जो बचा हुआ है ना वो। अब चूंकि हर बार 10 लीटर निकाल रहे हैं, 10 लीटर डाल रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी तो 60 ही हो गई। तो जो वाटर की जो क्वांटिटी हो गई वो आपको यहाँ पर कितना निकलेगा, तो वाटर की जो क्वांटिटी हो जाएगी उस 60 लीटर टोटल मिक्सचर में ये मिल्क का 125/3 आप माइनस कर दो, ठीक है। तो जब ये माइनस करेंगे वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 180 125, यानी 55/3। तो इस तरह जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये यहाँ पर दूध और पानी का पूछ रहा है, यानी मिल्क रेशियो वाटर का पूछ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 125/3 हो गया मिल्क का, और 55/3 हो गए वाटर के। तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आप कैंसिल कर सकते हो 5 से 11 टाइम्स, इधर हो जाएगा 25 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25:11, ठीक है। ये फाइनल आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है जी। 25:11 होगा, चूंकि क्वेश्चन क्या पूछा है मिल्क और वाटर का, कभी कभी उल्टा पूछता है वाटर और मिल्क का, तो फिर 11:25 लेंगे, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में मिल्क वाटर पूछा है या वाटर मिल्क लिखा है। यहाँ पर हमने जो रिमेनिंग मिल्क लिखा है, ये जो भी मिल्क रहेगा तो मिल्क लिखेंगे, वाइन रहेगा तो वाइन लिखेंगे, जो भी रहेगा वहां पर वो उसी के हिसाब से आप लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलें। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक आदमी जो है वो 82,000 रुपया वो to be paid back with compound interest at the rate of 5% per annum by the end of 2 years in 2 equal early installment। एक व्यक्ति 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 साल के अंत तक चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से वापस करने के लिए 82,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। 82,000 रुपये उधार लिया, उसको बोला कि हम 2 साल के अंत में 5% इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हम किस्त में चुकता करेंगे, तो उसको प्रत्येक किस्त कितनी देनी होगी ताकि ये चुकता हो जाए जो भी इसने लिया। तो जाहिर सी बात है कि जो भी वो किस्त देगा दोनों किस्त को मिला करके अगर टोटल करेंगे तो 82,000 से ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। तो 82,000 से ऊपर बनना है यहाँ पर। तो ऐसे केस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है वो तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। कौन से कैंसिल हो जाएंगे, ये और फिर
क्योंकि ये आपके 30,000 है तो भाई 30,000 एक पहला किस्त देगा तो दूसरा किस्त 30,000 नहीं होगा, तो हुआ कितना 60,000 हुआ ना, जबकि 82,000 से ज़्यादा देना है उसको, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये 57,000 बचा है, तो 57,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो उस कंडीशन में 57,000 बनाते हैं तो यहाँ पर 1,00,000 से ऊपर चला जाता है। इतना इंटरेस्ट 5% के हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, तो इसलिए आप अनुमान लगा कि ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो, ये आंसर बता सकते हो, यहाँ पर ये नहीं होगा। कभी कभी ऑप्शन में हेल्प करता है, आप नहीं जानते तो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट इतना करके बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है, क्या तरीका है बनाने का, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए वो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो मान लीजिए कि लेट इंस्टॉलमेंट जो भी है ना, वो इंस्टॉलमेंट जो मैंने माना है यहाँ पर आपको एक्स मान लीजिए, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, ए जो हो गया अमाउंट हो गया, पी हो गया प्रिंसिपल, और फिर 1 प्लस आर हो गया रेट हो गए बटा 100, फिर इधर पावर क्या होते हैं, टी होता है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू 82,000 है ये प्रिंसिपल है। ठीक है ना, और जो किस्त पूछा है ना आपसे, यानी किस्त पूछा है उसको अमाउंट के तौर पे रख के बनाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑलरेडी 82,000 दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100, इधर हो जाएगा पावर टी। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में को बनाते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है, P कितना है भाई, तो 82,000 है। ठीक है, और फिर उसके बाद A इंस्टॉलमेंट को X मान लो, और यहाँ पर पहले साल का ये किस्त है तो 1 प्लस आर रेट परसेंट कितना है भाई, 5 है, 5/100 पहले साल का किस्त है तो 1 लिखिए। फिर उसके बाद दूसरे साल में भी आप यही लिखेंगे, लेकिन वहां पर जो पावर होगा वो 2 होगा। ठीक है ना, ये इंस्टॉलमेंट का बनाने का तरीका होता है। फिर अगले केस में अगर 3 साल का भी होता, मान लिया 3 किस्त होता, ठीक है, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि वो 2 साल के अंत तक देता है किस्त के तौर पे, 2 समान वार्षिक किस्तों में, 3 समान वार्षिक किस्तों में 3 साल के अंत तक देगा, तो क्या होता, एक बार और लिखते x अपॉन 1 प्लस 5/100, पावर 3 हो जाता है। यही इसमें तरीके होते हैं। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 1 इधर आ जाएगा 20, ये भी आपका 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएंगे। ये अब आप लिख सकते हो इसको 21 अपॉन कितना हो जाएगा, 20 होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 21/20 होगा, 20 चला जाएगा ऊपर और नीचे 21 हो जाएगा। ठीक इसी तरह इस वाले केस में आपका 21/20 आएगा, पावर में आएगा, तो फिर 20/21 ये ऐसे आप दे सकते हो, ये पावर में ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और ये x तो रहेगा, x तो पावर में नहीं होगा ना, 2 के पावर में तो नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसे हुआ। अब आप क्या कीजिएगा, 20/21 आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 20/21 यहाँ कॉमन ले लें, ठीक है, और x दोनों में तो x भी कॉमन ले लें, तो पहले वाले में 1 बचेगा और दूसरे वाले पार्ट में आपका x निकल गया, बचा कितना, 20/21। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और इधर 82,000 है ही, तो जगह थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर मेरा क्या बचेगा, जो भी वैल्यू इधर आएगा ये तो वैल्यू मेरा हो जाएगा कितना, 41/21। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 82,000 के पास जाएगा, 82,000 के पास कैसे होके जाएगा, तो पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 21 × 21। ठीक है, अपॉन में लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर 21 नीचे 2 बार होगा ना, और ऊपर हो जाएगा, एक 20 है और दूसरा एक जो ये सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 41, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आपसे कट जाएगा, 2 इधर हो गया और ये 2000 हो गया। फिर ये 20 को भी काटेंगे डायरेक्ट, 20 का 20 है, फिर 2 0। ठीक है, अब 21 को गुना किया कितना आएगा, 441 है ना, और फिर 2 0 बैठा दो, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, 44,100। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर तुक्का लगा के भी किया था, तुक्का भी इस तरह से लगाया था कि जो ऑप्शन है 33,000 वो नहीं आ सकता, तो ऐसे केस में
ये तो खैर ठीक है, तुक्का लगा करके आपका ऑप्शन निकल गया, बट अगर मान लिया सारे ऑप्शन यहाँ पर 45,000, 46,000 या 50 के आसपास ही होते, ठीक है, हो सकता है एक ऑप्शन दिया रहता 46,000 का, एक ऑप्शन हुआ था, जैसे ये 44,100 है तो कोई 46,100 दे सकता था, कोई 48,000 दे सकता था, कोई 43,000 भी दे सकता था। तो ऐसे केस में फिर अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से बनाने पड़ते। अब खुद सोचिए 44,100 रुपया पहला किस्त दिया, दूसरा किस्त भी 44,100 ही देगा, देगा ना। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे भाई हमें, तो 88,200। अब 82,000 है, 88,000 के आसपास हमें देना पड़ रहा है, यानी लगभग 6,100 रुपये एक्स्ट्रा और हमें देना पड़ रहा है। तो ये इंटरेस्ट के कारण हुआ ना किस्त में देने पर। तो ये होता है इस तरह से, अगर याद रखें ये मेथड तो आप बना सकते हैं। बहुत से केस में क्या होता है कि आपसे पूछ देगा कि कितना रुपया उधार लिया, और किस्त का वैल्यू दे देगा 44,100 रुपया, वो वार्षिक समान किस्त देता है, तो कितने रुपए उसने उधार लिए थे। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको यह पता ही है, आप इस तरह से लिख लेंगे। एक्स की जगह पर आपको वहाँ पर दिया रहेगा जो किस्त 44,100 रुपया, एक्स की जगह पर रखेंगे, और जहाँ ये आपका जो वैल्यू पी है 82,000, उसके जगह पर वो पी को एक्स मान के लिख लेंगे, बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो अब यहीं रहने देते हैं, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, चारों तरफ इसे फैला दें। और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सब देखें, फ्री में सर्विस है, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और कुछ सजेशन देना हो, कुछ कंप्लेन करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कुछ लिखिए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ नहीं होगा, ऐसे होगा, आप ऐसे करें, आपका सजेशन सराहा होगा, ठीक है। चलिए मैं विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।